बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और पहले सेशन में हम इस सेक्शन की लास्ट जो स्लाइड है तो वो देख रहे थे। और इसमें हमने हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग जो है इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमारी नज़र से गुजरी है, जिसमें कि एक पैकेट जो है जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है। It primarily experiences what is called the head of line blocking, क्योंकि इसके आगे जो है एक एक पैकेट जो है वो क्यू हुआ है और वेट कर रहा है आगे उसको जगह मिल जाए। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेशन जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर है, हम जो है जिस तरह बात कर रहे थे कि कुछ रिसोर्सेज जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द बुक, एंड इन बुक जो स्लाइड में हमने देखा था उसको इसने यहाँ एक टेक्स्ट कंटेंट्स की सूरत में जो है वो लिखा है। ये किताब क्रोस 7th एडिशन है जो आपके शेयर फोल्डर पे मौजूद है। अगर हम इसको रीड कर लेते हैं एक क्विकली। ओके, गिवन दैट राउटर बफर्स are needed to observe the fluctuation in traffic load, a natural question to ask is how much buffering is required. Okay, for many years, the rule of thumb for buffer sizing was the amount of buffering. The amount of buffering should be equal to an average round trip time, uh, which is about 250 milliseconds, time the link capacity. So the formula which is initially developed is a multiplication of 250 with the link capacity. So this will give the amount of P. But this is for one TCP flow. Okay, this result is based on an analysis of the queuing dynamics of a relatively small number of TCP flows. Thus, a 10 gigabits per second link with a RTT of 250 milliseconds would then need amount of buffering equal to which is 5 RTT. अगर हम इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 10 to 50 को, then we get what is called 2.5 gigabits of buffers. This is 2.5. Okay, for 5 RTT. So more recent theoretical and experimental efforts, however, suggested that we have to use another formula जो थोड़ा यहाँ misprint हो गया है, but it is RTT multiplied with C divided by N square root, जो कि स्लाइड में सही दिया हुआ है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है. So another formula instead of a simple multiplication is used, and it is primarily a normalizing factor. So with a large number of flows where n represents a large value, okay, so with the decrease is needed to the buffer size, uh, the value of n can be large, and with the decrease in needed buffer size becoming quite significant. So there are many discussion which are available कि किस तरीके से थ्योरी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है और इसके एक्सपेरिमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है. So this is the contents which are given in the book, which are related to the slides. Now we move towards a web site, और इस रिसोर्स में the router and the switch buffer size issues are highlighted, and the actual this अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा स्मॉल कर लूँ ताकि ये फिट इसमें आ जाए. एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. अब ये डायग्राम थोड़ी विजिबल है. ये जनरल सेटअप जो आम ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, मीडियम टू
इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें अगर आप देखें तो देर आर क्लस्टर नोड्स। these clusters can be 32 or more than 32 per rack, and they are connected to a central या हम समझे कि corporate node which is then connected towards the head office, जो कि सेंट्रल पॉइंट है जहाँ के इंटरनेट के लिए हमने राउटर रखा हुआ है। And then the core switch is primarily connect the WAN through the router। थोड़ा एक्सपेरिमेंटली 1 गीगा और 10 गीग के लिंक कंसिडर किए गए हैं। तो यहाँ उन्होंने ये शो किया है कि देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर वी हैव टू प्राइमरली कंसिडर द बफर्स कॉन्फ़िगरेशन। और बफर की कॉन्फ़िगरेशन एक जहाँ ये जो रैक स्विचेस हैं ये कन्वर्ज हो रहे हैं, और कन्वर्ज होने के बाद जो इनका कन्वर्ज स्विच है ये प्राइमरली जो सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट कर रहा है, या ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या सिंगल ब्रांच है, ये जहाँ आके एग्रीगेट हो रही है, और एग्रीगेट होने के बाद आगे सेंट्रल जो कोर है उस पर मिल रही है। एक यहाँ पे जो इसका आउटगोइंग लिंक है इसको बफर साइज के कॉन्टेक्स्ट में मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली देयर इज़ ए आउटगोइंग लिंक टुवर्ड्स द इंटरनेट। एक यहाँ पे जो है ना वो बफर्स की कॉन्फ़िगरेशन की जो ज़रूरत है वो पड़ सकती है। एक एनालिसिस यहाँ परफॉर्म किया जा सकता है जो ये बताए कि जो इस वक्त जो पैकेट लॉस काउंट है वो क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है वो इसमें एडजस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। क्योंकि ये आर्टिकल अब रिकॉर्डिंग में आपके पास आ गया है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानें तो इट विल प्राइमरली पॉइंट आउट टू सम अदर रिसोर्सेज एज वेल। कुछ और रिसोर्सेज की तरफ भी ये पॉइंट आउट करेगा कि जिसमें हाउ टू ऑप्टिमाइज द बफर साइज। क्योंकि हमारे पास तो लैब का सेटअप नहीं है या फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ से हम इन चीज़ों की डिटेल जो है वो एक्वायर कर सकें, लेकिन ये कुछ रिसोर्सेज हैं। दे प्राइमरली गिव अस फ्यू टेस्ट रिजल्ट्स, एंड सिमिलरली सम कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट स्विचेस, जिसमें हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है वो समझ सकते हैं। So every topic, if we explore in depth, it brings up more technical details which is associated, and also we have to appreciate the efforts of those engineers and scientists and technologists, those who worked to make today's systems more reliable बने हैं। ऑब्वियसली उस वक्त जब ये बनाए गए थे तो दे वर नॉट एज रिलायबल एज दे आर टुडे। ओके, अगर किसी का कोई सवाल है या किसी का कोई कमेंट है तो वो यहाँ पूछ सकता है, फिर हम अटेंडेंस की तरफ पहले जाएंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 4.4। ओके, इफ एनी क्वेश्चन, अनस आपका कोई सवाल है? जी अनस, आपका कोई सवाल है? हनीफ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मुनीब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम अटेंडेंस की तरफ चले जाते हैं।
ओके, शराज तो है नहीं, शराज अब्बास बलोच। जी, शराज के बारे में कोई जानता है, कोई बता सकते हैं शराज के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी एंड नेट गॉन, 7 का तो मैसेज आ गया है, 7 थे पहले सेक्शन में, 7 का हम अटेंडेंस लगा देंगे। अभी हम थोड़ा सा इनका वेट कर लेते हैं। और मैं फिर अपडेट कर दूंगा। अनस मौजूद है, हनीफ मौजूद है, मुनीब मौजूद है, 7 अभी थोड़ी देर पहले शरोज कह रहे थे कि वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो अभी वो मौजूद नहीं है। ओके, तो शेरोज जो है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। एनी हाउ, now we move towards our section 4.4, and in this section first we जो जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं नेटवर्क लेयर पे उनको देख लेते हैं। in network layer we have the routing protocols, we have the internet protocol जो primary protocol है for addressing datagram format and packet handling conversion, and similarly the ICMP protocol which is for error reporting and router signaling, and these routing protocols are used to make the forwarding table। इनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है वो आईपी डेटाग्राम जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। आईपी वर्जन 4 या 6, या तो 4 लिखा होगा या 6 लिखा हुआ होगा। Then there is a header length which is in number of bytes, 20 bytes are primarily जो है वो usually used। Then there is a type of service, type of data, the time to leave जो कि हर हॉप पे इसको डिक्रीमेंट करेगा। अपर लेयर प्रोटोकॉल यानी इससे ऊपर या टीसीपी है या यूडीपी है। देन टोटल डेटाग्राम लेंथ बाइट्स, कितनी बाइट्स इस डेटाग्राम के अंदर मौजूद हैं। डिफरेंट फ्लैग फॉर कंट्रोल एंड 16 बिट आइडेंटिफायर फॉर द फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे। एंड देयर इज आल्सो ऑप्शंस व्हिच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। So the overhead which is for TCP is 20 bytes, and for internet protocol it is additional 20 bytes, which is total 40 bytes, and then plus application overhead। तो अगर हम सिर्फ नेटवर्क लेयर की बात करें, देर इज अ 20 बाइट्स ऑफ ओवरहेड जो कि उसका हेडर फॉर्मेट होगा। इसी तरीके से टीसीपी की अगर हम बात करें तो टीसीपी आल्सो अटैच जो है वो 20 बाइट्स ऑफ हेडर, और द एप्लीकेशन लेयर में आल्सो अटैच सम एडिशनल बाइट्स जो कि हेडर की सूरत में और वो डेटा पेलोड की सूरत में मौजूद होंगे। सो द आईपी जो एड्रेसिंग के साथ साथ इसका एक रोल जो है वो फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली है। इसमें जो प्राइमरी जो पैरामीटर यूज होगा वो मैक्सिमम ट्रांसफर साइज या एमटीयू कहलाता है। ओके, so the maximum transfer size which is allowed through the network is primarily known as MTU, और ये लिंक के करेक्टरिस्टिक्स हैं
और इसी की वजह से जो आईपी डेटाग्राम है जो लार्जर होगा उसको डिवाइड किया जाएगा और फिर उसको फ्रेगमेंट या फ्रेगमेंटेड करेंगे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ सिमुलेशन की सूरत में इन्होंने बताई है। अगर आप देखें कि ये एक राउटर है और ये राउटर जो है इसने एक पैकेट जो है वो यहाँ पे एक दूसरे राउटर को भेजा है और इसके बाद चूंकि ये राउटर और इस राउटर के दरमियान जो लिंक है इसका MTU जो है वो कम है और इस कम होने की वजह से ये जो लार्ज पैकेट है इसको इस राउटर ने 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, यानी 3 स्मॉलर डेटाग्राम्स में ब्रेक कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस MTU पैरामीटर वैल्यू। इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आगे इसमें दी है स्लाइड में, उससे हम समझेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट राउटर होगा वो इन पैकेट्स को असेंबल नहीं करेगा बल्कि ये अब जाके असेंबल होंगे डेस्टिनेशन पे। तो ये बाकी के जो राउटर हैं वो इनको फॉरवर्ड करते जाएंगे और जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो यहाँ फिर इनकी रीअसेंबली होगी, यानी द आईपी डेटाग्राम फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, और यहाँ पे रीअसेंबली होगी। तो ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा एनिमेशन की मदद से फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लें, नेटवर्क लिंक हैव MTU which represents the largest possible link level frame, जो कि प्राइमरी इसका साइज है। Large IP datagram is divided, which is the process which is called fragmentation within network. One datagram becomes several datagrams, जो कि primarily fragments कहलाएंगे, and they are reassembled only at the final destination. So they have to reach the final destination for the reassembly. The IP header bits used to identify order related to the fragments. So जो इनका ऑर्डर होगा कि ये फ्रेगमेंट जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इस हेडर की बिट्स के अंदर होगी ये तो। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास जो है वो एक 400 बाइट्स का डेटाग्राम है और जिस लिंक पे वो ट्रेवल करेगा उसका MTU जो है वो 1500 है, यानी मैक्सिमम जो है वो 1500 बाइट्स ट्रेवल कर सकती है। अगर 4000 को 1500 के यूनिट्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 1500 और इसमें प्लस 1500 कर लेंगे तो 3000 हो जाएगा, और फिर जो है 1500 और कर लेंगे तो 4500 हो जाएगा। तो अगर एक पैकेट जो है वो 1500 साइज का बनेगा और दूसरा पैकेट जो है वो 1500 साइज का बनेगा, तो तीसरा पैकेट जो है वो फिर 4000 की वजह से वो फिर 1000 साइज का बनेगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि पहला जो फ्रेगमेंट है वो 1500 का बनेगा, दूसरा फ्रेगमेंट 1500 का बनेगा और तीसरा फ्रेगमेंट जो है वो 1000 का बनेगा। तो इस तरीके से 4000 बाइट का जो डेटाग्राम है ये हो जाएगा डिवाइड। अब चूंकि 20 बाइट का जो है वो हेडर भी इसके साथ एसोसिएट करना है, तो उस हेडर को एसोसिएट करने के लिए 20 बाइट का जो डिटेल है वो इसमें से हम लेस करेंगे। 20 बाइट की जब डिटेल लेस करेंगे तो ये 1480 बन जाएगा और 1480 में फिर दोबारा से हम जो है वो क्योंकि 20 बिट्स ऐड हो जाएंगी तो ये 20 बाइट्स ऐड हो जाएंगी तो ये 1500 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे भी 1480 बाइट्स जो है वो ट्रेवल करेंगी विद 20 बाइट ऑफ एडिशनल हेडर डिटेल। अगर मैं इसमें लिख दूं ये आईपी हेडर है 20 बाइट का, इसमें भी 20 बाइट का आईपी हेडर ऐड होगा
तो जो रिमेनिंग बिट आएंगी वो फिर ऑब्वियसली 1480 और ये तकरीबन 40 बिट कम हो गई है। इसमें 1040 जो है वो यहाँ पे हमारे पास एन प्लस, फिर आगे इसमें 20 बाइट का जो है वो आईपी हेडर भी ऐड होगा और इस तरीके से आईपी हेडर भी ऐड होगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से वर्कआउट किया है, और इसको मैं थोड़ा सा अगर साइड में कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर करना पड़ेगा और इसको हटा दूँ। थोड़ा जल्दी में मैंने हटा दिया है, बट एनी हाउ लेट्स सी। So this one large datagram is divided into 3 datagrams with length 1500, 1500 and 1040। और इसमें अगर आप देखें तो जो डेटा फील्ड है, it contains 1480 bytes from this 4000 bytes and 20 additional bytes for the packet header। थोड़ा इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो जो लेंथ फील्ड होगा वो बताएगा कि दिस साइज इज 1500 टू मैच द MTU is 1500 and within this 1500 1480 bytes are the data bytes, okay, and the offset starts from 0 and this is part of a fragmentation। ये एक फ्रेगमेंटेशन का हिस्सा है और इसको एक आइडेंटिटी भी असाइन कर दी जाएगी जिसको यहाँ x लिखा गया है, इट्स अ वैल्यू ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखें आप, जो नेक्स्ट है, इट आल्सो कंटेन्स 1500 बाइट्स, दैट मीन 20 एडिशनल बाइट्स एंड 1480, और इसको जो है वो 1480 को 8 से डिवाइड करके ऑफसेट निकाला गया है। तो पहले के लिए तो ऑफसेट 0 है, दूसरे के लिए 185 है। ये चूंकि बाइट बता रहे हैं ना, बाइट के, और बाइट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 185 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर हमें वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस प्राइमरी जगह से ये स्टार्ट होगा। देन अगेन द लास्ट डेटाग्राम कंटेन्स 1040 जो हमने इससे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, and the offset will be, that mean the starting point will be from 370। तो उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेगा कि वो किस जगह पे है। तो अगर हम इस बड़े पैकेट को देखें जो कि 4000 का था, इसमें से 3 पैकेट जो है वो बने हैं, और एक पैकेट की जो साइज है वो 1500 है, दूसरे पैकेट का साइज जो है वो 1500 है, और तीसरे पैकेट का साइज जो है वो 1040 है। और इनका ऑफसेट 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट जो है वो 185 से स्टार्ट हो रहा है। और ऑफसेट का फार्मूला ये है कि वो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा, और 370 से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, मज़ीद डिटेल किताब में हम देख सकते हैं, बिकॉज के ये किताब से ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरीली लेके आया है। और इस चीज़ को अगर हमारे पास वाइट शार्क का जो डंप है उसमें भी देखा जा सकता है। Okay, so this covers the पहला subsection, the first subsection, datagram format. Now moving towards the IP4 addressing. In IP4 addressing, we discuss the classful and classless IP addresses. और क्लासफुल में आप जानते हैं कि we have class A, B, C, D,
and similarly class C is more primarily used. और जो क्लासलेस है उसमें नंबर ऑफ बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सबनेट्स। अब इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। सो इन इंट्रोडक्शन द आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट आइडेंटिफायर जो कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में शो किया जाता है। और ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो है अगर आप देखें तो इसकी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे दी गई है 223.1.1.1। एक्चुअली जब हम इसको मशीन लेवल पे देखेंगे तो ये एक बाइनरी नंबर है या बाइनरी वैल्यू है जिसको थोड़ी आसानी के लिए डेसिमल में लिखा गया है। अब हम इस डायग्राम की बात करेंगे और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक राउटर के साथ 3 डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इन 3 नेटवर्क्स को अगर हम कहें कि ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है तो ये एक सबनेट कहलाएगा। एक सबनेट ये है, इसी तरीके से एक सबनेट जो है वो ये है, यानी नेटवर्क का एक छोटा नेटवर्क, और इसी तरीके से एक सबनेट ये है। तो इस राउटर के साथ जो है वो 3 सबनेट्स अटैच हैं। अगर हम किसी एक सबनेट को फोकस करें और इस सबनेट के अंदर जो होस्ट हैं उनके आईपी एड्रेस देखें तो 223.1.1.1 ये जो एग्जांपल में दिया गया है, इस तरीके से 223.1.1.2 इसकी मतलब ये कि लॉजिकल सीक्वेंस में आ रहे डॉट 2 और 2 के बाद डॉट 3 और इस तरीके से ये आगे चलते चले जाएंगे। और 3 के बाद अगर आप 4 देखें तो 4 जो है वो राउटर का जो इंटरफेस या लिंक जो इससे लिंक्ड है इस सबनेट के साथ, उसके ऊपर ये आईपी एड्रेस डिफाइन है। इसको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अगर हम किसी और सबनेट को फोकस करें, राइट साइड का जो सबनेट है इसको फोकस कर लें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 223.1.2.1, 223.1.2.2 एंड सिमिलरली 223.1.2.9। इस तरीके से ये एक सबनेट जो है वो एक बन रहा है जो कि इस राउटर के साथ जो है वो अटैच है। इस डिटेल को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। सो आईपी एड्रेस इज 32 बिट आइडेंटिफायर फॉर होस्ट और ए राउटर इंटरफेस। Interface is a connection between host and router and the physical link. Routers typically have multiple interfaces, तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर के ऊपर मल्टीपल इंटरफेसेस की वजह से we have to define multiple IP addresses. And host typically has 1 or 2 interfaces जो कि वायर्ड और आमतौर पे वायरलेस एक होता है और एक वायर्ड होता है। So IP address associated with each interface, जहाँ भी नेटवर्क कार्ड होगा वहाँ उसका एक IP address जो है वो हम असाइन कर सकते हैं। ओके, इसी नेटवर्क को जो है वो हाउ आर इंटरफेसेस एक्चुअली कनेक्टेड। ओके, उसने आंसर दिया कि वी विल सी इट इन चैप्टर 5 and 6, बट और इसमें उसने बताया है कि द ईथरनेट स्विचेस आर यूज्ड टू एंड द एक्सेस जो प्राइमरी बेस स्टेशंस कहलाते हैं, दे आर यूज्ड टू कनेक्ट टू द राउटर। आमतौर पे जो आमतौर पे क्या जनरली जो है वो जो होस्ट होते हैं वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं और राउटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते। राउटर के साथ जो अटैच है वो स्विचेस होते हैं प्राइमरीली। और इसी तरीके से जो प्राइमरीली बेस स्टेशन हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम इनका सिंपल फंक्शन एज्यूम करें तो बेस स्टेशन आर प्राइमरीली कनेक्ट टू द राउटर्स। ऑल्दो जो हमारे पास बेस स्टेशन होते हैं वो एक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं, so they have the ability to run the DHCP and also they can perform more functions than the base station, और हम उनको यूजुअली अब एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं।
जो हमारा सिंपल इंटरनेट का यूएसबी है, वो भी हमारा एक जो है वो एक्सेस पॉइंट है, उसको हम राउटर कह सकते हैं। These switches are usually these switches are usually primarily do not run the network layer, और मैक और जो लिंक लेयर है या फिजिकल लेयर है, फिजिकल और लिंक लेयर को रन करते हैं। सो दे डू नॉट यूजुअली गिवन एन आईपी एड्रेस। लेकिन कुछ राउटर और स्विचेस जो है वो अब तो एक ही पैकेज में मिलते हैं, तो इट इज़ अप टू द कॉन्फ़िगरेटर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इफ दे आर using the IP configuration for the switches as well or not, but they usually do not need to plug and play use करते हैं। सिक्योरिटी की वजह से अलबत्ता इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। So for now we do not need to mention those devices, and we are primarily concerned with the IP layer या network layer. So the IP addresses, the subnet part is the high order bits, and the host part is the low order bits. सबनेट मास्क आमतौर पे यूज़ किया जाता है, तो जो किसी भी होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका आईपी एड्रेस और उसका जो सबनेट मास्क है वो इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है वो जो है वो आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 सबनेट्स, और हर पार्ट जो राउटर के साथ कनेक्टेड है, जो भी नेटवर्क का टुकड़ा राउटर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड ए सबनेट। जब हम एक मिनट दीजिएगा। Okay, thank you very much. So the IP addresses are combined with a subnet mask, and for classful address the subnet masks are represented as /8 for class A, /16 for class B, and /24 for class C. आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स इसको तकरीबन तमाम कोर्सेज में ही नेटवर्क का सब्जेक्ट होता है, तो जो है उसमें ये क्लासफुल जो है ये तो पढ़ाया जाता है, और उसकी डिटेल्स भी बताई जाती हैं, और सबनेट करना भी जो है वो सिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो /24 यूज़ किया गया है, तो ये क्लास सी सब नेटवर्क की एक एग्जांपल है कि जिसमें जो लास्ट जो प्राइमरी बिट्स हैं 8 बिट्स हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो पहली जो 3 जो डेसिमल हैं वो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर आईपी एड्रेस जो है वो एक नेटवर्क को, और इसके साथ साथ एक जो है वो सबनेट को और एक होस्ट को रिप्रेजेंट करें। तो आईपी एड्रेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है कि ईच आईपी एड्रेस represents logically a network, a sub network, and a host। और इसके साथ साथ जो है वो सबनेट मास्क से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है वो जो
होस्ट एड्रेस है, प्राइमरली वो कौन सा हिस्सा है, और जो नेटवर्क पार्ट है वो कौन सा हिस्सा है। थोड़ा सा इस स्लाइड को रीड कर लेते हैं। सो टू डिटरमिन द सबनेट, detach each interface from its host or router and create an island of isolated networks. And each island or isolated network is called a subnet. तो राउटर को थोड़ी देर के लिए गायब कर दें तो हमारे पास 3 नेटवर्क बन जाएंगे, और 3 नेटवर्क जो है ये प्राइमरी सबनेट कहलाएंगे इस पूरे नेटवर्क के। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक है वो ये है कि बिकॉज अगर हम इसमें इसको लेबल करना शुरू करें, वी है 1 2 एंड 3 सबनेट्स, जो कि ऑब्वियस है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये जो ब्लू में शेडेड एरिया है, ये भी प्राइमरली जो है वो एक सबनेट कंसीडर होगा। सो 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे जो है वो 6 सबनेट्स जो है वो हमारे पास डिफाइन होंगे। इसको आप विजुअल देख गौर से देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये 223.1.1.1, और इसमें अगर आ जाए तो 223.1.9.2 है, यहाँ आ जाए तो 223.1.7.0 है। सो दैट मीन कि जो है वो प्राइमरीली देर आर मोर सबनेट्स जो कि हमें विजिबल नज़र आते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वन सबनेट कंटेन्स ए होस्ट एज वेल, कि वो जो सबनेट है वो होस्ट भी प्राइमरीली हो, उसका किसी एक इंटरफेस के साथ लिंक होना ज़रूरी है राउटर के। ओके, सो एक जनरल अगर यहाँ से अगर हमें कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट निकालें तो राउटर का तमाम जो लिंक्स हैं वो एक सबनेट पे टर्मिनेट हो रहे हैं। यू इसको हम जो है वो कॉमन कर सकते हैं। Okay, then there is also a because Classful imposes some restrictions to offload those restrictions. There is a classless interdomain routing is proposed, and in which the number of bits used to identify the subnet or the host in a subnet primarily vary, और ज़रूरी नहीं है कि वो /8/16 या /24 जो है उसको फॉलो कर रहे हो। जैसे इस एग्जांपल में /23 जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इसका फ़ायदा देखिए बहुत एविडेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0 को और 255 को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये अगरचे ये यूज़ कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे इनको यूज़ नहीं किया जाता है। तो टोटल जो नंबर बनता है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ होस्ट बनते हैं फॉर /8 वो सॉरी /24 वो 254 होस्ट जो है वो बनते हैं। अगर 0 को और 255 को अगर हम निकाल दें सिर्फ एक बिट के इजाफे के साथ, अब ये जो 254 है या 255 है ये 2 की पावर 8 से ड्राइव्ड है। अब हम ये एक बिट और ऐड करेंगे तो 2 की पावर 9 में चले जाएंगे, क्योंकि 9 बिट्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो नंबर होगा वो 254 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 512, या अगर हम 0 को और जो ऑल वंस हैं उनको निकाल दें तो हमारे पास टोटल 510 जो है वो होस्ट पर सबनेट जो है वो फिर इसमें आ सकते हैं। ये तो इसका एक एविडेंस, एक ऑब्वियस फ़ायदा है। इसके अलावा इसके और भी कई फ़ायदे हैं, जिसमें एक फ़ायदा जो है वो आगे आने वाली स्लाइड्स जो है उनमें बताया जा रहा है। अब हम उस स्लाइड की तरफ जाएंगे।
स्लाइड की तरफ जाने से पहले DHCP का जिक्र आ जाता है, क्योंकि IP को मैनेज करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और then therefore an application level protocol is defined and described, which is called a dynamic host configuration protocol to assign the IP address and the configuration to any host on the network. ये कैसे होगा, इसका एक पूरा प्रोसीजर है। अगर हम उस डायग्राम पे चले जाएं जो जिसमें ये इम्प्लीमेंट होता है, एक DHCP सर्वर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है नेटवर्क के अंदर, और उसके अंदर इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है कि एक क्लाइंट जो है वो IP एड्रेस के लिए DHCP सर्वर ढूंढता है, और उसमें वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पैकेट लेवल पे भेजता है, इसको हम बाद में देखते हैं। और वो ब्रॉडकास्ट जब DHCP सर्वर के पास पहुंचती है तो वो उस ब्रॉडकास्ट का रिस्पॉन्स करता है, और वो ब्रॉडकास्ट की सूरत में ही होता है। इसके बाद जो है वो उस ब्रॉडकास्ट में एक IP एड्रेस को क्लाइंट पिक कर लेता है, और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि जो रिक्वेस्ट प्रॉपर रिक्वेस्ट बना के भेजता है, और उसके बाद फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है जो कि फाइनलाइज करती है। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। जैसे क्लाइंट स्टार्ट होगा, यानी यूँ समझें कि आपने अपना वाईफाई का जो अपने मोबाइल पे आपने अपने वाईफाई को ऑन कर दिया, तो अब वाईफाई अब क्या होगा, और आपने एक वाईफाई का हॉटस्पॉट सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया है, मतलब उस पर अपनी जो भी पासवर्ड वगैरह डाल के एंटर कर दिया, then that client, मोबाइल समझ लें आप इसको, that client will broadcast if there is a DHCP server present, और उसके अंदर जो कन्फिगर उसमें सोर्स, चूँकि ये बताते खुद है, सोर्स में ये 0000 लिख के भेजेगा, और डेस्टिनेशन में तमाम 1 होगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और पोर्ट नंबर ये स्पेसिफाई करेगा। ये पोर्ट नंबर DHCP सर्वर के साथ स्पेसिफिक है, और इसका अपना एड्रेस ये बताएगा कि मेरे पास इस वक्त 0000 है, यानी मैं अभी IP एड्रेस लेस हूँ, और अपने साथ एक ट्रांजैक्शन ID भेजेगा जो कि कोई भी नंबर हो सकता है। उसके रिस्पांस में एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा जिसमें DHCP सर्वर अपना एड्रेस बताएगा कि मैं जो है वो अपने आप को मैं बताता हूँ कि मैं DHCP सर्वर हूँ, और ये ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये ब्रॉडकास्ट जो है ये प्राइमरीली एक IP एड्रेस के साथ पूरे नेटवर्क में मौजूद तमाम क्लाइंट इसको देखेंगे और तमाम क्लाइंट्स तक पहुंचेगी। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्ड होगा, चूँकि ट्रांजैक्शन ID एक यूनिक यूज़ हो रही होगी, इसको रिस्पॉन्ड यही क्लाइंट करेगा, और ये उसमें मौजूद IP एड्रेस जो होगा, जो उसने ऑफ़र किया होगा, उसको पिक कर लेगा। इसने ऑफ़र किया है, इसका अपना एड्रेस तो 5 है, लेकिन इसने जो एड्रेस ऑफ़र किया है वो 4 है, तो ये 4 एड्रेस ये पिक कर लेगा और कहेगा कि ठीक है, मैं आपका जो एड्रेस है 4 ये एक्सेप्ट करता हूँ, आप इसको फॉर्मली मुझे दे दो, यानी अपने डेटाबेस में इसकी एंट्री करके मुझे एक्नॉलेज कर दो। तो वो फिर क्या करेगा, वो इसमें अपने डेटाबेस में इसकी एंट्री करेगा और इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो भेज देगा। ये तो एक सिंपल सा एल्गोरिथम है और एक सिंपल सा जो मैकेनिज्म है ये बना हुआ है, और इस पैकेट्स को कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन DHCP सर्वर जो है वो ना सिर्फ IP एड्रेस असाइनमेंट के लिए, बल्कि इसके साथ साथ DNS की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और DNS की कॉन्फ़िगरेशन के लिए और इसके अलावा और भी कई कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कोई सवाल है आपके पास, या आप सवाल करना चाह रहे हैं? ओके, वी हैव 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वी विल कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, so DHCP can return more information, for example DNS server address, और इसकी अब एक एग्जांपल एक एनिमेशन की सूरत में इन्होंने दिखाई है, और इसमें फुल स्टैक दिखाया है, और इसमें DHCP है एप्लीकेशन लेयर पे, UDP ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करेगा, और IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पे यूज करेगा, फिर ईथरनेट प्रोटोकॉल है, और फाई है फॉर बिट स्ट्रीम कन्वर्शन। ये तमाम हेडर्स एसोसिएट होंगे, और ये इंफॉर्मेशन